इमरान मसूद को लेकर भी चर्चा हो रही है कि वो यहाँ शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। क्या वो पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाएगी पार्टी, ऐसे नहीं कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसने वजह क्या है कि मैं जब इमरान मसूद को मैंने पहले बैठक में देखा था तो मुझे ताज्जुब हुआ था कि चूंकि नॉन कोऑर्डिनेटर्स में इमरान मसूद पहले आदमी थे जो बैठक करना, और कोऑर्डिनेटर्स जैसे मैं एक बात अक्सर कहता था कि तीसरी आंख, मैंने आपके साथ भी एक बात कही थी, यहीं पे कहा था मैंने कि बहुजन समाज पार्टी में तीसरी आंख की जरूरत है, जो मायावती और कोऑर्डिनेटर्स के बीच में तीसरी आंख हो। मुझे लगता है आकाश आनंद वो तीसरी आंख है जो मायावती और कोऑर्डिनेटर्स के बीच की बात को कार्यकर्ताओं से जान के मायावती तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम हैं लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर, और प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं, अंदर जो है बैठक चल रही है। बहन कुमारी मायावती जी अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जो है संबोधित कर रही हैं। तो क्या कुछ संभावनाएं हैं आज के इस बैठक के, क्या क्या हो सकता है, तमाम चीज़ों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है राजपथ से सैयद कासिम सर हैं, और राजनीतिक विश्लेषक है। काफ़ी सटीक विश्लेषण उनका रहता है, और काफ़ी संभावनाएं जो उनकी होती है वो काफ़ी करीब करीब होती है वास्तविकता के। तो आज हम कासिम सर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, ये काफ़ी समय के बाद जो है दिल्ली में सारी बैठक हो रही थी, अब लखनऊ में काफ़ी गैप के बाद आ रही है। क्या लगता है आज की ये बैठक को लेकर, क्या कैसे देखते हैं इस बैठक को? देखिए, ऐसा ये बैठक बहुत दिनों से संभावित थी, चूंकि सितंबर से कैडर कैडर कैंप की शुरुआत थी कि सितंबर से शुरू किया जाएगा। उससे पहले जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको, बसपा का तरीका ये है कि पदाधिकारी की रसीदें काटी जाती हैं, उनको सदस्य बनाया जाता है जब वो कैडराइज हो जाते हैं। तो ये दो चीजें तो स्पष्ट हैं कि ये दो चीजें इसमें आज की बैठक में होंगी। आकाश आनंद की मौजूदगी इस बैठक में एक नया एंगल दे रही है कि आकाश आनंद, वो भी लास्ट में, मेरे पास जो जानकारी है कि आज सुबह उन्हें कॉल किया गया है, कल तक उनको नहीं बुलाया गया था। वो राजस्थान में थे। वो राजस्थान में थे, तो ये आज सुबह उनको बुलाया गया, अचानक से बुलाया गया। तो ये एक बड़ी खबर है कि आकाश आनंद को अगर यहाँ पे बुलाया गया है, तो इसको भी आप इस तरह से देख सकती हैं कि इस बैठक में, चूंकि ये बैठक मुख्य कोऑर्डिनेटर्स की है, मंडल के लोग भी नहीं है, सिर्फ जोन के मुख्य कोऑर्डिनेटर्स हैं, और उसके अलावा जिले के अध्यक्ष हैं, दो तीन लोग बाहर से आप मान सकती हैं, एक सतीशन मिश्रा, एक विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नॉन कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो बाकी कोई बुलाया भी नहीं गया, इमरान मसूद भी आज की बैठक में नहीं है। तो ऐसे में ये बैठक बड़ी अहम है, आकाश के आने के बाद और अहम हो जाती है। दो चीज़ें तो मुझे लगती हैं जो श्योर हैं कि एक तो कैडर कैंप, तो क्या कैडर कैंप में आकाश आनंद जाएंगे, क्या मंडलों में आकाश आनंद जाएंगे, या कुछ और रणनीति है, इसका खुलासा तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। छोटे मोटे बातों पर तो जैसे इमरान मसूद को लेकर भी चर्चा हो रही है कि वो यहाँ शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। क्या वो पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाएगी पार्टी, ऐसे नहीं कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसने वजह क्या है कि मैं जब इमरान मसूद को मैंने पहले बैठक में देखा था तो मुझे ताज्जुब हुआ था कि चूंकि नॉन कोऑर्डिनेटर्स में इमरान मसूद पहले आदमी थे जो बैठक में थे। इससे पहले नॉन कोऑर्डिनेटर्स जो हैं बैठक में नहीं आते थे। इमरान उस बैठक में बुलाए गए थे, तो मुझे उस पर ताज्जुब जरूर हो रहा था कि इमरान का इतना कद हो गया है कि नॉन कोऑर्डिनेटर होने के बाद भी वो बैठक में है। आज भी कोई नॉन कोऑर्डिनेटर नहीं है, जैसे गुड्डू जमाली को हमने कभी नहीं देखा बैठक में, इमरान मसूद होते थे तो वो भी नॉन कोऑर्डिनेटर थे, ये भी नॉन कोऑर्डिनेटर है। तो ये इतनी बड़ी मेरे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है कि इमरान मसूद को निकाल दिया जाएगा या वो पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नॉन कोऑर्डिनेटर्स में इमरान मसूद तक का न बुलाया जाना, ये एक तय बताता है कि मीटिंग बहुत गोपनीय है और इसकी बात बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से नहीं है। मुझे यही लगता है कि मीटिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, और उसमें आकाश का तड़का जो है, छौंका जो लगा हुआ है, ये बता रहा है कि और कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंशियल है। बहन ने आकाश आनंद पर काफी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि मुझे जैसे देख रहे हैं तो इतना बड़ा, इसके पहले ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं रहा कि जो पूरे देश में जो है बसपा को रिप्रेजेंट करे। नहीं नहीं, आप देखिए ना, पिछले 2 साल से आकाश आनंद पूरे देश के दौरे कर रहे हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर राज्य में जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज में गए, फिर उन्होंने अपने घर पे बुला के युवाओं से मीटिंगें की। ये 2 साल से कर रहे थे, मायावती उसे देखती रही, उनको लगा कि हाँ आकाश आनंद अब कर सकते हैं। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में उनका शो अच्छा था। उसके बाद राजस्थान में उन्होंने जो 2000 किलोमीटर से ऊपर की जो यात्रा की है, उसमें भी उनका जो महिलाओं के बीच में पहुंच जाना, बुजुर्गों के पैर छू लेना, युवाओं को गले लगा लेना, तो उनकी जो कनेक्टिंग पावर है, उसको देख के उनको लगा होगा कि आकाश आनंद को और ज़्यादा दिया जा सकता है, जिसमें 25 तारीख की बिहार की सभा पटना में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आज इनकी मौजूदगी बहुत कुछ संकेत दे रही है कि अब आकाश आनंद को धीरे धीरे जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हो गई हैं।
बहन जी जब दिल्ली शिफ्ट हुई थी और वहाँ से जो सारा पार्टी की कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद वापस यूपी आना कोई स्ट्रेटजी है या फिर जल्दी आ गई हैं। देखिए आना चाहिए था अक्टूबर में, क्योंकि हमेशा जाती हैं वो, क्योंकि वो दिल्ली से करीब है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है और तमाम राज्य हैं जहाँ की उनको बैठकें करनी थी। और वो आने का था कि वो अक्टूबर में आ सकती हैं, लेकिन इस बार वो अगस्त में फिर वापस आ गई। तो वो उसकी वजह यही है कि उत्तर प्रदेश के संगठनता का जो ढांचा है, इसको और तेज करना और कोऑर्डिनेटर्स, जैसे मैं एक बात अक्सर कहता था कि तीसरी आंख, मैंने आपके साथ भी एक बात कही थी, यहीं पे कहा था मैंने कि बहुजन समाज पार्टी में तीसरी आंख की जरूरत है, जो मायावती और कोऑर्डिनेटर्स के बीच में तीसरी आंख हो। मुझे लगता है आकाश आनंद वो तीसरी आंख है, जो मायावती और कोऑर्डिनेटर्स के बीच की बात को कार्यकर्ताओं से जान के मायावती तक पहुंचाएंगे। आज हम अंदर थे तो जैसे आकाश आनंद की एंट्री हुई, वो एक अलग सी जान जो है वो उस बैठक में दिखने लगी कार्यकर्ताओं में। यही वजह है कि देखिए ऐसा है ना कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि आकाश आनंद के जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो आपने लगातार इतना उनको राजस्थान भी चलाया है, उसके बाद आपने मध्य प्रदेश भी चलाया है, हमारे यहाँ भी चले हैं वो लगातार, गौरव ने भी किया, आप लोगों ने किया, पराग ने किया जाके वहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो देश का कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता देख रहे हैं कि हाँ आकाश आनंद घुलते हैं, मिलते हैं, उनसे हम अपनी बात कह सकते हैं। तो जो बात वो मायावती को पहुंचाना चाहते थे, कोऑर्डिनेटर्स वो बातें मायावती तक, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स की ही शिकायत होती है और कोऑर्डिनेटर अपनी शिकायत तो मायावती से करेगा नहीं। तो कम्युनिकेशन गैप जो था कोऑर्डिनेटर और कार्यकर्ता, मायावती और कार्यकर्ता के बीच में कोऑर्डिनेटर थे, कोऑर्डिनेटर की शिकायत खुद रहती थी, तो कार्यकर्ता किससे कहे। ऐसे में जब आकाश आनंद के रूप में उसको वो चेहरा मिल रहा है जो मायावती और कोऑर्डिनेटर के बीच में जो कार्यकर्ता की बात है वो मायावती तक पहुंचा सकता है, और आकाश आनंद उसकी खुद भी उस कोऑर्डिनेटर से इस बात से घबराएगा कि अब मेरी बात आकाश आनंद सुन। जैसे मैंने कहा ना, राजस्थान में आपने देखा कि किस तरह से रामजी गौतम अकेले थे, एकदम से आपने देखा कि अशोक सिद्धार्थ उसमें डाल दिया। तो अब एक इंटरव्यू हो गई ना, तो अब वो जो कोऑर्डिनेटर्स की अकेले जो सुप्रीमेसी थी वो खत्म हुई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में उसी तरफ जा रहा है ये। सर ये और 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो बसपा अकेले जा रही है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि बसपा अपने नेतृत्व में, मतलब बहन जी के नेतृत्व में कुछ नया तैयार हो रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है आपको? तीसरा मोर्चा नए में तीसरे मोर्चे में है क्या? जो ईसा की बात करता है, मुझे समझ में नहीं आता तीसरे मोर्चे में बच क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में केशव देव मौर्य, ये कोई मोर्चा है? इनकी तो एक हैसियत एक जिले की भी नहीं है। बसपा का एक जिले का मौर्य जिला अध्यक्ष और केशव देव मौर्य की हैसियत बराबर है मेरी नजर में। तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मोर्चा है नहीं कि जिसे आप अपने साथ शामिल कर लें। हरियाणा में जरूर है कि आप जिनके साथ थे उनके साथ रहेंगे, पंजाब में अकाली दल थे उनके साथ रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद एक बड़े गठबंधन रूप में की आपको एंट्री देखेंगी। उसमें कांग्रेस होगी, मायावती होंगी, राष्ट्रीय लोकदल होगा। बगैर इसके उत्तर मुझे नहीं लगता है कि देश में ये गठबंधन संभव है। बिना मायावती के चुनाव मोदी से लड़ा जाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लगा दिया आपने, दिसंबर के बाद जो है हो सकता है। दिसंबर के बाद आप इसमें जब उत्तर यहाँ के तीनों राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, यहाँ मायावती को जो कुछ करना है, पार्टी को, बसपा को जो करना है, आकाश आनंद की जो उन्होंने एक एंट्री की है और आकाश ने मेहनत की है, तो वो चीज़ अगर नजर आएगी तो उसके बाद बार्गेनिंग पावर जब आपकी मजबूत होगी। अभी आप एक विधायक की पार्टी हैं, आपकी बार्गेनिंग पावर मजबूत नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे राज्यों में अच्छा करके आएंगी, आपकी बार्गेनिंग पावर मजबूत होगी, तो आप जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, सीटों का शेयर सिर्फ यूपी ही नहीं, अन्य राज्यों में भी जो मायावती जिस तरह से चाहती हैं उस तरह से फिर उसमें वो सौदे को कर सकती हैं। तो हमारे साथ थे राजपथ से सैयद कासिम, और सारी संभावना को लेकर जो है हम सर से बातचीत करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आखिर इस बैठक का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है और क्या क्या कुछ हो सकता है। तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है? प्रेस विज्ञप्ति का इंतजार हो रहा है, प्रेस विज्ञप्ति में बहन मायावती जी कोई बड़ा दिशा निर्देश देती है, क्या कुछ नया होता है, क्या कोई रणनीति को लेकर बात होती है, कोई स्ट्रेटजी को लेकर बात होती है, वो सब आप जानेंगे। फिलहाल जो बात हमारी हुई है राजपथ के सैयद कासिम सर के साथ, उस पर आपका क्या विचार है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। राजपथ को सब्सक्राइब करें, अगर नेशनल चौपाल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, नेशनल चौपाल को सब्सक्राइब करें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।